Hi everyone, welcome back to our channel Sai Shiksha. This is Preeti and today we will discuss about chapter 6 case study based question of class 12. So start with question number 1. Explain any two components of attitudes. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया हुआ है? एटीट्यूड्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट आर एटीट्यूड्स, व्हाट आर द नेचर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. यू ऑल नो, यही सबसे पहले हमने डिस्कस अपने पूरे चैप्टर में किया होगा. सो बेसिकली इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है कि दो कंपोनेंट्स क्या हैं एटीट्यूड्स के. तो एटीट्यूड्स के बेसिकली तीन कंपोनेंट है, एबीसी. ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल एंड सी फॉर कॉग्निटिव. सो इसमें से आपको कोई दो एक्सप्लेन करने हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो कोई भी दो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को. तो बेसिकली इफेक्टिव जो है, ए फॉर इफेक्टिव, वो किस एस्पेक्ट की बात कर रहा है? वो इमोशनल कंपोनेंट, वो इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहा है. राइट, आपकी फीलिंग्स, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स एंड ऑल. ठीक है. बिहेवियरल आपकी टेंडेंसी टू एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे. तो बेसिकली बिहेवियरल को हम कॉग्निटिव कंपोनेंट भी बोलते हैं और ये किसमें वर्क करता है? बेसिकली एक्शंस पर. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव किससे कंबाइंड हुआ है? आपके थॉट कंपोनेंट से. राइट. सो आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जांपल. यहाँ मेंशन नहीं है एग्जांपल लिखना, बट आई एम सजेस्टिंग कि आपको अगर इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का होगा हार्डली क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स पूरे लेने हैं तो विद एग्जांपल समझा दो. एक एक लाइन में एग्जांपल, बहुत ज्यादा आपका बड़ा नहीं बनेगा क्वेश्चन. ठीक है. तो बेसिकली एक्सप्लेन ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. तो यहाँ पर आप दो कोई कंपोनेंट बता सकते हो. जस्ट मैं यहाँ पर आपको अफेक्टिव कॉग्निटिव बता देती हूँ. ठीक है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव. तो बेसिकली जस्ट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ग्रीन एनवायरमेंट. ठीक है. अब इसको लेकर हर किसी के व्यूज अलग अलग है. ठीक है. राइट. सबकी थिंकिंग अलग अलग है. सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो चाहते हैं एज एन ट्री प्लांटेशन स्टार्ट कर. ठीक है, कैंपेन चलाना, ग्रीन एनवायरमेंट मूवमेंट ऑन ऑल. ठीक है. तो आप क्या करते हो? कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हो ग्रीन ग्रीन कंपोनेंट के बारे में, ग्रीन एनवायरमेंट के बारे में, एंड आप चाहते हो प्लांटेशन का. राइट. तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इसको करने में आप बहुत अच्छा फील करोगे, है ना, मतलब प्राउड फील करोगे एक तरीके से. तो आपके इमोशंस भी बहुत पॉजिटिव आएंगे. राइट. तो ग्रीन एनवायरमेंट आप ऐसे लिख सकते हो सबसे पहले कि आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और न्यूट्रल है इसको लेकर. राइट. एंड देन फिर आप इसका इमोशनल कंपोनेंट बता सकते हो कि इफ अगर आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, ये स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपको करने में बहुत मजा आएगा, इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ना कि आप सैड फील करोगे. तो आप हमेशा इमोशनल कंपोनेंट बता सकते हो इसमें अपना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ. राइट. तो ये हो जाते हैं आपकी टू कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. ठीक है. ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है और हार्डली ऐसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं. ठीक है. तो प्लीज do it. Right. Question number 2. An individual's attitude may not always be exhibited through behavior. Right. हर किसी का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली बिहेव भी करे. राइट. व्हेन वुड देयर बी कंसिस्टेंसी? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब कंसिस्टेंसी होती है बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर में, मतलब एक बैलेंस कब होता है ये हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर. तो यहाँ पर बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर देखा है कि कंसिस्टेंसी कब, किस वक्त होती है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में. तो यहाँ पर उन्होंने 4 to 5 पॉइंट्स बताए हैं. मैं आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. एज वेल एज ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप रेडी रहो. ये क्वेश्चन तो आप इसको स्टार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, कुछ ना कुछ किसी और फॉर्म में आता है, एप्लीकेशन बेस में आता है, बट ये क्वेश्चन आता है तो इसको एक बार स्टार मार्क कर लो और उसको कर लेना. ये मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ. पेज नंबर 117. मेरी पुरानी पब्लिकेशन की बुक है, तो मेरी पब्लिकेशन में तो 117 है, आप एक बार चेक कर लेना, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर और एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप हेडिंग्स होगी. राइट. तो आप इसको देखना चाह के इसको अच्छे से कर लेना, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. चलो अब मैं यहाँ बता देती हूँ उसके अंदर 4 to 5 पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन करोगे. सबसे पहले आप इसमें ये लिखोगे कि जब एक एटीट्यूड, व्हेन एन एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग. राइट. जब एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हमेशा सेंट्रल प्लेस पर ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. सेकेंड, हाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जब एटीट्यूड बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एक सेंट्रल प्लेस पर लाई करता है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है कि जब एक पर्सन अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयर रहे. राइट. द पर्सन इज अवेयर ऑफ हर इज एटीट्यूड. ठीक है. थर्ड, देर इज अ लिटल और नो एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. कि कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उसको पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है या कैसे नहीं. फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रुप प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नॉर्म नहीं बनाना चाहिए कि उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है. तो यहाँ पर वही कि नो एक्सटर्नल प्रेशर. राइट. थर्ड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, द पर्सन बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स. कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपका बिहेव आप कर रहे होते हो, कोई पर्टिकुलर आपका बिहेवियर है, ठीक है, तो वो अगर किसी और के थ्रू वॉच नहीं किया जाता या इवेल्युएट नहीं होता है तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर बैलेंस रहता है. बट जब एक पर्सन कोई इवेल्युएट कर रहा है या आपको वॉच कर रहा है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर और मतलब एटीट्यूड इम्बैलेंस हो जाता है. राइट. तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ नॉट बीइंग
इवेलुएटेड। ठीक है। Next point and last point, the person thinks that the behavior would have a positive consequence and therefore intends to engage in that behavior. That means वो हमेशा ये सोचे कि मेरे behavior का एक positive consequence ही अफेक्ट होगा, तो वो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। राइट। तो इससे क्या होगा, एटीट्यूड और बिहेवियर बैलेंस रहेगा, उनमें कंसिस्टेंसी रहेगी। आप इसमें अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है, हार्डली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसमें जो रिचार्ड ला प्यारे की वो स्टोरी है उसको आप समराइज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। राइट, चलो। थर्ड क्वेश्चन इज, अंशु फील्स दैट असर्टिव, अच्छा मैंने इसमें आंसर यही मेंशन कर रखा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अंशु feels that assertive and successful women might become too powerful and neglect their family responsibilities. Explain the factors that will help in changing Anshu's attitude towards assertive and successful women. ठीक है। अब अंशु क्या फील कर रही है कि दैट assertive और सक्सेसफुल वुमेन बहुत ही पावरफुल होती है, बट वो नेग्लेक्ट करती है अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको हेल्प कर रहे हैं उसका एटीट्यूड चेंज करने में टुवर्ड्स assertive एंड सक्सेसफुल वुमेन? बहुत सारे हो सकते हैं। उनके फीचर्स भी हो सकते हैं, लाइक वेलेंसी हो गया, एक्सट्रीमनेस हो गया, राइट। और सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके वो कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस भी आ सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अब इसमें सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके, सोर्स में आपकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि जैसे कि सोर्स आपके बहुत सारे होते हैं, तो सोर्स में आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखो सोर्स में आपकी 2 चीजें आ जाएगी, क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं उसने अब वो चीज देखी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हुआ होगा मैसेज में कि किस मोड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन, सपोज उसने कहीं टीवी पे देखा है या फिर कहीं कुछ और कोई ऐसा सीरियल देखा है, तो कहीं ना कहीं सोर्स मैसेज करेक्टरिस्टिक्स में मोड आ जाएगा, और एज वेल एज आपका मोटिव आ जाएगा, है ना, आपकी अपील आ जाएगी। राइट। टारगेट में ये हो सकता है कि एक पर्सन, वो जो है अंशु, कभी कभी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही हो या सेल्फ एस्टीम उसका हाई हो, इंटेलिजेंस उसके बेसिस पर भी, उसकी क्वालिटीज के बेसिस पर भी वो क्या बनाती है, कहीं ना कहीं एटीट्यूड फॉर्म करती है। अब उसका चेंज हो रहा है एटीट्यूड, तो ये सारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ मेंशन है सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अंशु के एटीट्यूड। ठीक है। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, what is cognitive dissonance? Give an example. Okay, बहुत easy question है। It emphasizes that the cognitive components of attitude must be consonant। पर ये जो डिसोनेंस की बात कर रहे हैं, डिसोनेंस का मतलब है अपोजिट, एक तरीके से जो आपके कॉग्निशन, ठीक है, मतलब जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग है वो सेम लाई नहीं कर रही, वो इनडायरेक्ट लाई कर रही है, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ये आप 2 बातें कह रहे हो, दोनों ही कैसी है, आप बिल्कुल अलग एक दूसरे से, ठीक है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो कहीं ना कहीं वो डिसोनेंस क्रिएट करती है। तो हमारे एटीट्यूड में हमेशा कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। हमें ऐसी लाइंस, अगर मैं सपोज एक लाइन बोल रही हूँ और उसके अपोजिट दूसरी लाइन बोल रही हूँ और वो दोनों कोई मिलती जुलती नहीं है, मैं एक बारे में उसकी पॉजिटिव बता रही हूँ, एक साइड में उसका मैं नेगेटिव बता रही हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लॉजिकली नहीं होगा, है ना। तो इफ एन इंडिविजुअल फाइंड्स दैट टू कॉग्निशंस इन एन एटीट्यूड्स आर डिसोनेंट, देन उसको एक अपना जो एटीट्यूड उसने कॉग्निशन फॉर्म किया है उसको चेंज करना ही होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल आ सकते हैं, सपोज कॉग्निशन 1 जो आपकी बुक में मेंशन है वही बता देती हूँ, पान मसाला कॉजेज माउथ कैंसर विच इज फेटल, राइट। एंड कॉग्निशन 2, आई ईट पान मसाला, वो एक साइड तो कह रहा है ये चीज कॉज करती है, इसमें डेथ भी हो जाती है, दूसरी साइड को बता रहा है कि मैं खुद ईट करता हूँ पान मसाला, तो इस कॉग्निशन 2 को चेंज करने की जरूरत है कि आई विल स्टॉप ईटिंग पान मसाला, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉग्निशन 1 एंड कॉग्निशन 2। दो ऐसे आइडियाज है, दो ऐसे कॉग्निशन, एक इंडिविजुअल फील करे कि दोनों बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, लॉजिकली नहीं सेट हो रहे हैं, तो वो डिसोनेंस क्रिएट करता है। तो उसी को ही रिड्यूस करना और एटीट्यूड चेंज करना कैसे, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग देयर कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस, राइट। तो एक हमें कॉग्निशन चेंज करना होगा जिससे वो एकदम लॉजिकली हेल्दी और सेंसिबल लगे आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस है जो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो दैट ऑल, आज के लिए बस इतना ही। मैं 4 क्वेश्चंस लेके आई थी आपको चैप्टर नंबर 6 की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 की कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।